हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन में इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छोटे मोटे रिलेवेंट आर्टिकल है, उसको देख लेते हैं। पहला आर्टिकल देखिए, ये है कि रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन का सेरेमनी था। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन पर अटैक किया और सिंस अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया जाएगा 8 अगस्त को, उसके पहले दे ट्राई टू अटैक अपोजिशन विद अ पॉपुलर स्लोगन कॉल्ड क्विट इंडिया। क्विट इंडिया आपको पता 1942 से बहुत ही पॉपुलर स्लोगन है और मूवमेंट भी रह चुका है इंडिया में। उस टर्म में सिग्निफिकेंस रखता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, किसने स्टार्ट किया, क्या उसका पेनिट्रेशन था सोसाइटी में, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे अप्लाई कर सकता है, कैसे नोटिफाई किया जा सकता है, स्पीकर उसको एक्सेप्ट कर सकता है, स्पीकर का डिस्क्रिप्शन क्या होता है इसके अंतर्गत। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर गवर्नमेंट हारा तो क्या हो सकता है, गवर्नमेंट जीता तो क्या हो सकता है, ये टोटल जानकारी मैं पहले रिवाइज करा चुका हूँ 3-4 दिन पहले के वीडियो में। आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो या तो फिर आप लोग खुद भी स्टैटिक से लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत सुंदर सा इमेज है। ये इसरो का सैटेलाइट है इंडिया का और ये चंद्रमा है, मून है। अपना सैटेलाइट लूनर ऑर्बिट में एंट्री कर चुका है 5 अगस्त को। अब ये 23 अगस्त से फाइनल डिसेंट स्टार्ट करेगा लूनर सरफेस पे। एक अपडेट है वैसे चंद्रयान 3 मिशन का, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानकारी रिलेवेंट है, मून का ओरिजिन और मून का प्रॉपर्टीज और मून का सिग्निफिकेंस जितना है वो इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट बन जाता है। उसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन गया है तो मून के ऊपर सवाल बनने का संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा साइंस एंड टेक में जो सैटेलाइट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसरो बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर ये मून का भी अवेयरनेस आपको होना चाहिए। देखिए, भारत मंडपम जो बना है, जहाँ पे G20 समिट होगा नेक्स्ट मंथ, तो भारत मंडपम जो है वो इंडिया का सॉफ्ट पावर दर्शाता है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीलिम एग्जाम के स्टेटमेंट में डेफिनेटली आ सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। ये कई बार पास्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड इज वन फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है, होल अर्थ इज वन फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है। बट ये जानकारी लोग भूल जाते हैं कई बार कि एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश क्या है वो आपको पता होना चाहिए, इसके राइटर कौन है या फिर ये टेक्स्ट क्या ओरिजिन का है, इसका हल्का सेंस आपको होना चाहिए। प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, पेज 10 में गिवन है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहा है पढ़ के प्राइमा फेसी। अभी क्या है देखिए, एयर कुरियर सर्विस जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है काफी सारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को। अभी जो कुरियर सर्विसेज है इनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, इनके अंदर लो यूटिलाइजेशन देखा गया। क्यों देखा गया है कि जो एलोकेटेड सीट्स है 60% या उससे कम भी सीट यूज किया जा रहा है पर राइड में। अब पर राइड में इतना कम यूटिलाइजेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का पैसा तो पूरे राइड का लग रहा है, 100% सीट का लग रहा है। तो इतना कम यूटिलाइजेशन क्यों हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्टर जनरल है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, उन्होंने सारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को इन्फॉर्म किया, बताया कि अगर आपके कोरियर सर्विस आप किसी भी रूट में ले जा रहे हो और वो 60% से कम उसका ऑक्यूपेंसी रहा या यूटिलाइजेशन रहा कंटिन्यूसली 3 मंथ तक, तो वैसा रूट पे ये सर्विस को स्टॉप कर दिया जाएगा। ऐसे स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़े ताकि इंश्योर किया जाए फंड का राइट यूटिलाइजेशन हो और पैसे सिर्फ वेस्ट ना हो। क्योंकि ये सब क्रूशियल सर्विसेज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो इथिक्स में देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट आता है और एट द सेम टाइम इकोनॉमी में भी और गवर्नेंस में भी इसका क्वेश्चन का पैरेलल बन सकता है। इस पॉइंट को आप उनके आंसर्स में मेंस में यूज कर सकते हो, तो इस कंटेक्स्ट में आपको उसका अवेयरनेस होना चाहिए। उसके अलावा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस जो होते हैं, जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या बीएसएफ, अदर फोर्सेस जितने भी हैं, आईटीबीपी, इनके बारे में, इनका फंक्शंस के बारे में अपना जनरल स्टडीज पेपर 3 मेंस में सिक्योरिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू में इसका सिलेबस में आता है, तो उनका भी आप रिवाइज यहीं पे कर सकते हो। वैसे इस आर्टिकल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, पर चाहो तो आप रिवाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, आर्टिकल में एक अपडेट है कि 150 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं, उनमें से 9 कॉलेजेस को अंडर लेंस रखा गया है ताकि वो और एडमिशन ना ले सके। अभी उनको एडमिशन लेना अलाउ नहीं किया है। ऐसा क्यों किया है? नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है वो एक न्यू सिस्टम स्टैब्लिश करने का ट्राई कर रही है और मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस टू कैमराज इन हॉस्पिटल, कैमरा इंस्टॉल करना चाहती है। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना चाहती है अटेंडेंस के लिए और हॉस्पिटल्स का हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट डेटा को एक्सेस करना चाहती है। अब इसको करने के लिए कुछ कॉलेजेस ने कोऑपरेट नहीं किया, जिनमें कुल मिला के 1500 सीट है। उन्होंने जो असेसमेंट टीम है उससे मिसबिहेवियर किया, इसकी वजह से उन पे लेंस कड़ा नजर लगाया गया है और उनको हो सकता है बाहर कर दिया जाए एडमिशन लेने से। तो जस्ट एक अपडेट की तरह है और आपको इसको इस तरह यूज करना है कि आपको समझना है कि इंडिया में मेडिकल सीट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नहीं है, डॉक्टर्स की ऐसे भी इंडिया में कमी है। तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ की वजह से फ्यूचर डॉक्टर के नंबर में असर पड़ सकता है डेफिनेटली। फिर सेकंड आपको जानना है एनएमसी क्या होता है, किस तरह की बॉडी है, उसका क्या फंक्शन, आपको वो अवेयरनेस होना चाहिए।
इन्होंने जो मॉनिटरिंग का न्यू वेज अपनाया है, ये स्टेप्स आप ध्यान रख सकते हो कि इन्होंने क्या ट्राई कर रहे हैं ताकि बेटर मॉनिटरिंग हो सके मेडिकल कॉलेजेस का। ये 3 एस्पेक्ट है इस आर्टिकल के अंदर। छोटा-सा आर्टिकल है, ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 3 अलग-अलग टाइप के टॉपिक इससे निकल सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन पेज है। एक्सप्लेन पेज में कुछ दिन पहले आप लोग ने देखा होगा गवर्नमेंट ने जो है स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो डब्ल्यूएचओ द्वारा गाइडलाइन दिया गया, उसको इंश्योर करने के लिए कि सारी कंपनीज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ उस गाइडलाइन को फॉलो करे ताकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके जेनेरिक मेडिसिन्स का। इसको ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म को चेंजेस किया गया है और टाइम दिया गया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को। जो कंपनी बड़ी है, जिनमें मान लीजिए 250 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है जिनके पास, उनको 6 महीने में ये काम करना है और जिन कंपनी जो छोटी है जिसका रेवेन्यू ढाई टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, उनको 1 साल का समय दिया गया है, ये चेंजेस लाने के लिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आप रीड कर सकते हो, हल्का कॉन्टेक्चुअल इंपॉर्टेंट है, 2 हेडिंग कम से कम इम्पोर्टेंट है। ये बिग चेंजेस क्या है और ये चेंजेस कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये 2 हेडिंग कम से कम आप पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं पढ़ पाओ तो। अभी देखिए न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट बनाने का प्लान चल रहा है। ये पहले से नासा काफ़ी टाइम से 1950 के हिसाब से ना नासा ट्राई कर रहा था। पर अभी हो सकता है कि ये लोग मार्स में ट्राई करें क्योंकि मार्स कुछ हर 26 महीने में अर्थ के काफ़ी क्लोज़ आता है। पर फिर भी सैटेलाइट्स को या स्पेसक्राफ्ट को मार्स पहुँचने में 7 से 9 महीने लग जाते हैं। तो उस समय को आधा कर देगा अगर हम न्यूक्लियर पावर स्पेसक्राफ्ट यूज़ करेंगे। तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में, उस मिशन के बारे में हल्का जानकारी दिया गया है। इस वाले मिशन का नाम ड्रैको है। ड्रैको इंजन यूज़ किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो इसके बारे में भी हल्का टर्म पढ़ सकते हो। ये मैंने हाइलाइट कर दिया है। तो जो एक्सप्लेन पेज मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा, वहाँ से आप इसको डेफ़िनिटली रीड कर लीजिएगा। अब देखिए एक आर्टिकल है फार्म रिफॉर्म्स के ऊपर। इंडियन इकोनॉमी में आपको पता है फार्म रिफॉर्म्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके अंदर देखिए इन्होंने क्या पैरेलल ड्रॉ किया है। कैसे फार्म लॉज़ जो पहले गवर्नमेंट ने इस बार गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज़ लाए थे, ताकि एग्रीकल्चर ट्रेड को फ्री कर दिया जाए, गवर्नमेंट के चंगुल से निकाल दिया जाए और गवर्नमेंट भी उससे आज़ाद हो। पर आफ्टर बहुत सारा प्रोटेस्ट अब गवर्नमेंट कंट्रोल और कर्ब्स वाले मेथड पे चला गया। अब ये जो मेथड है ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये मेथड चल रहा है। इस आर्टिकल में ऑथर ने पैरेलल ड्रॉ किया है इंडिया के पास्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को, फार्म रिफॉर्म्स को, अभी करंट रिफॉर्म के साथ। तो इस आर्टिकल को पढ़ने से एग्जाम में शायद इतना बेनिफिट ना हो, पर आपके अंडरस्टैंडिंग में जो बेनिफिट होगा जिससे आप एग्जाम में अदर क्वेश्चन इनडायरेक्टली से इस नॉलेज से कर पाओगे, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो डायरेक्टली बेनिफिट ना देखते हुए इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट देखते हुए और पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए फार्म रिफॉर्म्स के लिए ये आर्टिकल मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग पूरा एंड टू एंड अपने हिसाब से पढ़ें। फिर देखिए इकोनॉमी पेज में कुछ अपडेट्स है, जैसे कि आईटीआर जो फाइल हुए अभी 2022-23 का, जो 31 जुलाई तक डेडलाइन था, उसके अंदर कुल मिला के उनमें 5 लाख लोगों ने ज़्यादा आईटीआर फाइल किया। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है कि टैक्स विंडो के अंदर लोग बढ़े। और सेकंड अपडेट देखिए बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि इनकम ग्रुप जो है 5 लाख तक जिन्होंने अपना इनकम डिक्लेयर किया है, जिन्होंने 5 लाख से 10 लाख किया है, 10 से 20 जिन्होंने किया है, 20 से 50 जिन्होंने किया है, 50 से 1 करोड़ जिन्होंने किया है और 1 करोड़ से ज़्यादा जिन्होंने किया है, इनकी आप संख्या देखो तो 1 करोड़ जिन्होंने रिपोर्ट किया उनकी संख्या 2,70,000 के लगभग हो गई है, जो कि अपने आप में 49% ज़्यादा है 2019 के नंबर से। आधा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है 2019 के मुकाबले, तो ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद आप देखो जो नॉर्मल इनकम ग्रुप अपने इंडिया में देखते हैं, 5 लाख से 10 लाख जो बोलते हैं, 10 लाख से 20 लाख पकड़ लो, उसमें 1 करोड़ लोग कम से कम है। 10 से 20 लाख में 4,73,000 लोग एंड अप टू 5 लाख में सबसे मैक्सिमम 5 करोड़ लोग हैं। तो ये डेटा आप ध्यान रख सकते हो, अपने बहुत सारे आंसर में भिन्न-भिन्न तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसका अदरवाइज़ बिज़नेस में भी काफ़ी बेनिफिट है इस डेटा का, अगर कोई चाहे तो यूज़ करना। अब यहाँ पे एक अपडेट दिया है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, जिसके अंदर 6 सदस्य होते हैं, 3 एक्सटर्नल और 3 इंटरनल मेंबर, वो 8 से 10 अगस्त को बैठेगी और चांसेस है कि उन लोग स्टेटस को मेंटेन करेगी, रेपो रेट को चेंज नहीं करेगी, जो कि ऑलरेडी 6.5% पे है। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है हायर जाने का संभावना है। को ध्यान में रखते हुए भी स्टांस चेंज करने के चांसेस कम, क्योंकि बैंक के पास लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है अभी बैंकों में, उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये जानकारी शेयर किया गया है। ऐसे एग्जाम के लिए डायरेक्टली कोई पूछने वाला सवाल नहीं बनता, पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आरबीआई का क्या पावर है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, रेपो रेट का क्या फ़र्क पड़ता है, मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन से क्या फ़र्क पड़ता है इकोनॉमी में, सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब छोटे-छोटे इकोनॉमिक टर्म्स हैं जो आप खुद से पढ़ सकते हो, कॉमन सेंस लगा के। फिर इंडिया यूके एफटीए डील जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पे चांसेस है कि वो डील अक्टूबर-नवंबर में फाइनल हो जाएगा। इसमें जो कंटेंशन पॉइंट था मेनली डेयरी और डेटा, उसको एक बार के लिए बाहर कर दिया गया। इंडिया यूके ने मिलके ऐसा नेगोशिएशन किया कि दे इंश्योर्ड कि डील होना इंपॉर्टेंट है, वन स्टेप एट अ टाइम हम लोग मूव करेंगे। डेटा और डेयरी अभी नहीं हो पा रहा तो उसको उसको एक बार ओमिट करते हैं, पर एक डील कंप्लीट करते हैं हम लोग एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। तो इससे इंडिया यूके रिलेशन में ऑब्वियसली इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। फिर दूसरा जो है डीआरएस अलायंस वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए सेंटर जो है 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, ऐसे कई सारे कमीशन होते हैं, आपको पता होगा। तो उसके अंदर जो डीआरएस अलाउंस है गवर्नमेंट उसको 3 परसेंटेज पॉइंट बढ़ाने की संभावना रखता है।
एग्जाम के लिए नॉट रिलेवेंट अपडेट, बट डियरेंस अलाउंस क्या होता है ये जानकारी रख सकते हो आप। अभी यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया, वैसे ही यूरोपियन कमीशन बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया। अब एफपीआई जो है इसको देखते हुए $1 बिलियन लगभग 7 दिनों में इंडिया के मार्केट से निकाल लिया। उन्होंने लगभग पहले 1,37,000 करोड़ इन्वेस्ट भी किया था, अब $1 बिलियन इंडिया मार्केट से निकाल लिया। इसका क्लियर इंडिकेशन मार्केट के डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। लेकिन एफपीआई इज ऑलवेज हॉट मनी, तो एफपीआई क्या होता है, उसका इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या असर है, ये एस्पेक्ट हल्का रिवाइज कर सकते हो। काफी ज्यादा वोलेटाइल हो गया आजकल ये, और इससे ग्लोबल मार्केट को काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दिस वाज इट, आज के न्यूज़पेपर में ये जानकारी रिलेवेंट थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।